अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज फिर बात होगी धरने के हवाले से और उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब से लेके उनकी जो सियासी और ज़ाती बैकग्राउंड है डेमोक्रेसी के हवाले से और सियासत, उसके ऊपर बात करूँगा। मौलाना साहब के जो वालिद थे वो बिल्कुल इख्तलाफ रखते थे इस बात से कि उनके बेटा मौलाना फजल रहमान जिनका नाम है वो सियासत में आए। अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि उसके मुखालिफ जाके मौलाना साहब पॉलिटिक्स के अंदर आए। उस दौर में इनके वालिद साहब से भी पहले लेके जो इनका दीनी मदारस का सिस्टम था उसका आगाज़ हुआ था और आज जितने JUI के जो मदारस पाकिस्तान में हैं इससे ज़्यादा भारत के अंदर हैं। और ये वो एक जमात जिसकी बुनियाद जो थी वो पाकिस्तान बनने से भी कबल थी। अलग बात है कि उस वक्त के उलमा जो थे वो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे और उनमें कहा गया कि इनके वालिद साहब और बाकी लोगों के भी नाम जो थे वो शामिल हाल थे। सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब हारे या हराए गए, वो किसी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि 20 सीटें जो शख्स रखता है जीत जाता है, वो हमेशा से हुकूमत का हिस्सा रहा और 20 से कम सीटें जिस शख्स के पास हों वो कैसे लोगों को सड़कों के ऊपर ले आके किसी हुकूमत का ख़ात्मा कर सकता है? ये मुमकिन नहीं, लेकिन ये बाज़ औक़ात मुमकिन भी हो जाता है। जैसे तमाम मुतीदा अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो यकजान हो चुकी हैं एक पार्टी एक वज़ीर आज़म के अगेंस्ट। दूसरी जानिब मौलाना साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी जो अपने कारकुनों से अपने लोगों से तकरीर होती है वो बेसिकली जो डेमोक्रेसी का जो जमहूरियत का सिस्टम है उसको वो कुफर समझते हैं। उनके वालिद तो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ रहे, लेकिन मौलाना साहब मुशर्रफ साहब के दौर में जमात इस्लामी और बाकी लोगों के साथ जब इत्तेहाद बना तो ये वादा किया गया कि हम इस मार्शल लॉ की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाकी सारे लोगों ने बाइकआउट किया, वो बाहर निकल गए, लेकिन मौलाना साहब जो थे वो उस चीज़ का हिस्सा बन गए। कश्मीर कमेटी के लगातार 10 साल ये चेयरमैन रहे। बहुत बड़ा ओहदा होता है, वफाकी की ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है और उनकी कारकर्दगी अगर देखें बतौर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के तो 0/0, उसमें कोई कुछ उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जो कि बतौर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन उनको करना चाहिए था। इसके अलावा ये सवाल उठता है कि मौलाना साहब अपने आप को एक स्कॉलर कहते हैं। अगर कोई बंदा स्कॉलर की डेफिनेशन में आता है, वो मजहबी स्कॉलर अपने आप को कहता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक मजहबी स्कॉलर होते हुए एक शख्स दूसरे ही मुसलमान भाई या किसी भी मुसलमान को, चाहे वो इमरान खान का नाम ही क्यों ना, उसको यहूदी या गैर मुस्लिम कहे। किसी को यहूदी कहना दरअसल दूसरे लफ्ज़ों में दूसरे को आप गैर मुस्लिम कह रहे हैं। अगर आप इस्लामी स्कॉलर ही हैं तो चाहे इमरान खान साहब को देखें चाहे मौलाना साहब को देखें, वो दोनों एक दूसरे को यहूदी होने का फतवा देते रहे और ये वो ऐसे एलिमेंट, ऐसे अल्फाज, ऐसी बेहूदगियाँ थी जो कि किसी भी सियासतदान को या जो किसी भी पार्टी का सरबराह या किसी का रहनुमा बना हुआ है उसको एक दूसरे के बारे में इस तरह से अलक़ाबात से दूसरे को नहीं पुकारना चाहिए। इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीर की, वो आज भी उसी मजाज के हैं जैसे वो आम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होते थे। उनको शायद ये एहसास नहीं कि वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब के होते हुए हमें किसी यहूदी एजेंट की या किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट थी उनकी। बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ऐसे नहीं कहना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी बनी, उनके आपस में डायलॉग्स हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन ये अंदरूनी खाना जो लोग लेके आते हैं किसी को, उनके साथ मामलात तय होते हैं। मौलाना साहब ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया। उससे पहले ये कहा कि हम वज़ीर आज़म हाउस में घुस के उनको पकड़ के बाहर निकाल देंगे, जिसके ऊपर वकला कह रहे हैं कि FIR हो सकती है, जो कि बिल्कुल गलत इक़दाम था। ये वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो खान साहब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान जिस तरह के अल्फाज और जो दावे करते थे उसी तरह की चीज़ें जो हैं मौलाना साहब भी आज कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक पार्टी की जानिब से या मुतीदा अपोजिशन की जानिब से सारे लोग जमा हो के किसी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा ले लें, ये बड़ी नामुमकिन सी चीज़ है। लेकिन दूसरी जानिब ये क़यास रहियाँ ज़रूर हैं कि ये 1 दर्जन के करीब वोटों की वजह से जो हुकूमत है इस वक्त इमरान खान साहब की वो खड़ी है। अगर कुछ इदारे चाहें तो इन हाउस तब्दीली या री इलेक्शन की तरफ या कुछ भी हालात हो सकते हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब देखना ये है कि जो आज़ादी मार्च चला, अब धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका, अल्टीमेटम दे दिया गया। अब आगे जाके मौलाना साहब के पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको अपना कर वो अपने मकासद में कामयाब होंगे। और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा ले सकें।
एक मिनट इधर ही रहना, आगे कौन सा एलिमेंट डिस्कस करना था। हाँ, इस धरने में एक चीज़ मुनफरिद ये नज़र आई कि जो मौलाना साहब के साथ लोग हैं, जो दीनी मदारस के लोग आए वहाँ पे, उनके लिए तो एक तरह से सैर व तफरी का बायस भी बन गया। और वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ थे 2014 के धरने में, 126 दिन का धरना हुआ था। मानता हूँ इमरान खान को चाहने वाले बेशुमार लोग हैं, लेकिन हमदर्दी का और लगाव का एलिमेंट देखा जाए तो खान साहब से ज़्यादा मौलाना साहब के साथ जो लोग हैं वो ज़्यादा कमिटेड हैं। ये उस तरह के लोग या उस तरह मौलाना साहब की पोजीशन नहीं है जैसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की थी। इन सारे हालात में मुल्क को और कौम को तो नुकसान हो रहा है। जो मुल्क को नुकसान होगा उसका बोझ डेफिनेटली अवाम के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इस धरने की जो अब तक की सिचुएशन है, परवेज़ इलाही साहब की कॉल गई उनको, 2 दिन का अल्टीमेटम कल शाम को ख़त्म हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये धरना जो है वो किस तरफ करवट लेगा और क्या मौलाना साहब किसी और के कहने के ऊपर बैठे रहेंगे या मुज़ाकराती कमेटी के डायलॉग दोबारा शुरू हुए तो मौलाना साहब बग़ैर कुछ और अपने मुतालबात मनवाने के वापस चले जाएंगे। कुछ भी हो, जैसे भी सिनेरियो हो, हमारी सियासत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज तक मैंने महसूस की वो ये है कि हमारे सियासी लीडरान के एक दूसरे के साथ ज़ाती इख्तलाफात, बुग़्ज़, हसद और अना का मसला है। वो 2 नाम मौलाना फजल उर रहमान और इमरान खान साहब हैं। अब उस चीज़ को वजह बना के पाकिस्तान के अवाम और इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ होता है वो हम माजी में भी देखते आए, आज भी हम देख रहे हैं। लेकिन हमें आवाम को, आम लोगों को ये चाहिए कि वो इन चीज़ों को सामने रखते हुए, समझते हुए हर उस चीज़ को पॉइंट आउट करें, उस चीज़ का हिस्सा ना बने जिसका नुकसान, जिसकी वजह से नुकसान मुल्क और कौम को होता है। मौलाना साहब अगर बग़ैर कोई बड़ा तसादम किए वापस लौट जाते हैं तो उनको एक फ़ायदा ज़रूर होगा, बाज़ लोग भी अप्रिशिएट करेंगे और दूसरा उन्होंने अपनी पावर जो शो करनी थी वो कर दी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जितनी भी बाकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो मौलाना साहब ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था उसके बाद वो उनके साथ खड़े नहीं होंगे। वो एक तरह से बस बाइस मजबूरी उनके जलसे में आई खड़े हुए। लेकिन एंड ऑफ द डे मौलाना साहब अपनी ही बातों को लेकर एक दिन अकेले रह जाएंगे और ये मौलाना साहब को भी पता है। और अल्लाह करे कि ये जो अल्टीमेटम था इसके दौरान कुछ मुज़ाकरात हो जाएं और मौलाना साहब जो हैं वो इस धरने को ख़त्म करें और मुल्क को, हुकूमत को किसी तौर चलने दिया जाए। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से समरी के ऊपर साइन हो गया और मुझे ये लगता था कि वो सारा चक्कर यही था। अब अगर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं तो उसके बाद कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं बचती कि जो मौलाना साहब या बाकी इदारे उनके साथ खड़े होकर उनसे कोई हादसा या कोई तब्दीली या किसी हुकूमत का ख़ात्मा या किसी का इस्तीफ़ा ले सकेंगे।